हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को भारतीय सुखाचार अधिनियम इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 कंप्लीट पढ़ा देंगे। पूरा एक्ट आज करा देंगे। अब अगले टर्न पर हम कोशिश करेंगे पूरे माइनर एक्ट एक ही दिन में आपको दे दें हम। इसमें चूँकि ये जो भारतीय सुखाचार अधिनियम है ये 1 जुलाई 1882 को परिवर्तित हुआ था, लागू हुआ था। पहली धारा में ये बात बताई जाती है, हर अधिनियम की पहली धारा में बताई जाती है कि वो कब, क्या उसका संक्षिप्त नाम क्या है, परिवर्तित कब से हुआ। चौथी धारा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आती है, प्रीलिम्स में भी आती है। पूरा मैटर इस तरह से तैयार करिए कि आपके प्री और मेंस में दोनों में काम आ जाए, क्योंकि अब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ऊपर से नहीं आता है, थोड़ा डीप से आता है, इसलिए आपको मेंस का और प्री का मैटर एक साथ पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम पूरा प्री प्लस मेंस की सीरीज आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोनों का मैटर एक साथ आपको मिल रहा है। इसमें धारा 4 कहती है सुखाचार की परिभाषा। सुखाचार एग्जैक्टली होता क्या है, इसको ध्यान से समझ लें आप। सुखा लिखना कैसे है, इसको लिखते वक्त हालांकि सुखाचार हम लोगों को समझ में आता है कि कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने का अधिकार या वहाँ से रोकने, किसी और व्यक्ति को रोकने का अधिकार, ये सब अधिकार कहलाते हैं सुखाचार। लिखना कैसे होता है ये बात ध्यान से समझने वाली है। देखें, सुखाचार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को, स्वामी हो या आप अधिभोगी हो, इस्तेमाल कर रहे हो, को उस हैसियत में उस भूमि के फायदाप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य भूमि में या उस भूमि पर या उसके संबंध में जो उसकी अपनी नहीं है कोई बात करने और करते रहने के लिए या किसी बात का किया जाना रोकने और रोकते रहने के लिए प्राप्त है। मतलब सुखाचार एक ऐसा अधिकार है जो भूमि के स्वामी को या उसके इस्तेमाल करने वाले मतलब अधिभोगी को उस हैसियत में प्राप्त होता है कि जिसको वो फायदाप्रद उपयोग के लिए अपने उपयोग में उस भूमि को ला रहा हो या उससे संबंधित किसी भूमि को ला रहा हो या उस भूमि पर कोई काम कर रहा हो या करता रह रहा हो या किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ पर ऐसा काम करने से रोकने के लिए प्राप्त हो। ये सारे अधिकार सुखाचार की परिभाषा में आते हैं। अब दो प्रकार की संपत्तियां और होती हैं और दो प्रकार के स्वामी होते हैं, जैसे अधिष्ठायी स्वामी और अनुसेवी स्वामी, या अधिष्ठायी संपत्ति और अनुसेवी संपत्ति। तो अधिष्ठायी और अनुसेवी संपत्तियां और उनके स्वामी क्या होते हैं, इसको भी ध्यान से समझ ले। कोई भी ऐसी भूमि जिसका उपयोग करने का अधिकार अगर आपके पास प्राप्त है, विद्यमान है, तो ऐसी संपत्ति कहलाती अधिष्ठायी संपत्ति और उसका स्वामी अधिभोगी क्या कहलाएगा, अधिष्ठायी स्वामी कहलाएगा। और ऐसी कोई भूमि जिसको उपयोग करने का आप पर भार अधिरोपित है, मतलब सिर्फ आपको भार अधिरोपित किया गया है, आपको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ भार दिया गया है या भार प्रदान करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी संपत्ति अनुसेवी संपत्ति है। और ऐसा स्वामी जो ऐसे भार के अधीन ऐसी संपत्ति को उपयोग में ला रहा है, ऐसा स्वामी अनुभोगी स्वामी कहलाएगा। सॉरी, ऐसा अधिभोगी अनुसेवी स्वामी कहलाएगा। इस बात को एक दृष्टांत के जरिए समझ लें, इलस्ट्रेशन के जरिए समझ लें कि कोई एक गृह का स्वामी है जो स्वामी के नाते उससे घर से लगा हुआ कोई एक फव्वारा है पानी का, वहाँ से जल लाने के लिए और अपने घर में या आसपास के जो घर हैं उन व्यक्तियों के लिए उस संपत्ति उस फव्वारे से लाने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसा अधिकार जिससे वो फव्वारे से जल प्राप्त कर रहा है, ऐसा अधिकार सुखाचार कहलाएगा। ये हो गया क्या सुखाचार होते हैं। दृष्टांत दो में बताया गया है क्या सुखाचार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपनी भूमि का कुछ भूमि के नीचे की सतह का कुछ भाग व्यक्तियों के अधिभोग के लिए छोड़ दिया है। हालांकि ऐसा व्यक्ति ऐसा अधिभोग करने का, ऐसा उपयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर रहा है, उसने अपनी मर्जी से छोड़ रखा है। यहाँ पर ऐसे भूमि का उपयोग करने का अधिकार जो है वो सुखाचार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो का जब चाहे
अपनी भूमि को इस्तेमाल में ले ले तो सुखाचार वहाँ पर नहीं रहेगा। वो अपनी मर्जी से छोड़े हुए हैं, इसलिए आपको सुखाचार प्राप्त नहीं है। अगर आपको अधिकार प्राप्त होता तो वो सुखाचार हो जाता, अधिकार नहीं है तो सुखाचार नहीं है। कुछ प्रीलिम्स में 3-4 डिफिनेशंस पूछी जाती हैं, जैसे पूछा जाता है सतत और असतत, प्रकट और अप्रकट सुखाचार किस धारा में है। तो धारा 5 में बताया गया सतत और असतत तथा प्रकट और अप्रकट सुखाचार क्या होते हैं। वो सारे सुखाचार जो कि मनुष्य के कार्य के बिना भी जारी रहें, वो सारे के सारे सतत कहलाते हैं। और जिन सुखाचारों में मनुष्य की कार्य की आवश्यकता हो वो असतत कहलाते हैं। प्रकट वो सुखाचार होते हैं जो देखने से ही पता लग जाए, और अप्रकट सुखाचार वो होते हैं जिनका कोई निशान चिन्ह नहीं प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, तो ऐसे सुखाचार अप्रकट सुखाचार कहलाते हैं। फिर कहा जाता है आपसे कि सुखाचारों का अधिरोपण कौन कर सकेगा। तो कोई भी व्यक्ति सुखाचारों का अधिरोपण तभी कर सकता है जबकि उस व्यक्ति को अपनी ऐसी संपत्ति को अंतरित करने का अधिकार हो। मतलब अंतरित कर जिस संपत्ति को अंतरण का अधिकार होगा, तो ऐसा व्यक्ति ही क्या कर सकेगा, जो अंतरण करने के लिए अधिकृत है, ऐसा व्यक्ति सुखाचारों का अधिरोपण कर सकेगा। 12वीं धारा में बताया गया है सुखाचारों का अर्जन कौन कर सकेगा। तो कोई भी स्वामी, कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति को अपने फायदाप्रद उपयोग के लिए उपयोग में लाने के लिए अधिकारवान है, मतलब जो उस संपत्ति को अपने फायदाप्रद उपयोग में ला सकता है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, सुखाचारों का अर्जन कर सकेगा। फिर एक धारा 15 पूछ ली जाती है चिरभोग द्वारा अर्जन। इसकी बात अभी हम बाद में कर लेंगे, धारा 15 और धारा 17 की, क्योंकि इससे पहले मेंस में एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, धारा 13। तो धारा 13 में कहा गया है आवश्यकता के सुखाचार और सुखाचारों के सदृश अधिकार। इसको कहते हैं क्वासी ईजमेंट्स। सदृश को कहते हैं क्वासी, जैसा लगता है उसको सदृश कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसको यहां से लिखना है कि एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति को स्थावर संपत्ति का अंतरण करता है या फिर वसीयत करता है। तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि वहां यदि अंतरक या वसीयतकर्ता की अन्य स्थावर संपत्ति में सुखाचार अंतरण या वसीयत की विषय वस्तु का उपयोग करने के लिए आवश्यक है, तो अंतरिती या वसीयतदार ऐसे सुखाचार का हकदार होगा। इसको हमने एक ग्रीन पेन से देखिए बना दिया है। ये मान लीजिए रोड है और 2 संपत्तियां हैं आपस में लगी हुई, का और खा। होता क्या है, खा संपत्ति क्या को कर दी जाती है, अंतरित की जाती है या वसीयत कर दी जाती है, और का संपत्ति जिसने वसीयत किया है या अंतरित किया है उसकी है। तो चूंकि खा के साइड में कोई रास्ता है नहीं, खा को क्या होगा, का की जमीन पे से गुजर के तब रोड पे आना होगा। तो ऐसे जो अंतरिती हैं खा या फिर वसीयतदार हैं खा, जिनको संपत्ति अंतरित की गई है या वसीयत की गई है, तो खा के पास और कोई चारा नहीं है, बिना का की जमीन पे आए हुए, चलते हुए जमीन पे का की आएंगे तब जाकर रोड पे पहुंचेंगे। इसलिए खा को मतलब अंतरिती या वसीयतदार को का जमीन जो है अंतरिती की जो का जमीन है, ऐसी जमीन, ऐसा भूभाग का इस्तेमाल करने का सुखाचार खा को प्राप्त है। इसको उदाहरण से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि इसी पॉइंट की व्याख्या दूसरे पॉइंट में दे दी गई है कि यदि सुखाचार प्रकट और सतत है और उक्त संपत्ति ऐसा उपयोग करने के लिए आवश्यक है जैसा उसका तब किया जाता है जब अंतरित या वसीयत प्रभावी हुई थी। कहने का मतलब है ये जो सुखाचार आप देख रहे हैं कि खा को
का की ज़मीन यूज़ करने का इस्तेमाल है, तो अगर ये जब संपत्ति अंतरित की गई थी तब भी यही हालात थे, तो यहाँ पर क्या होगा, खा मतलब अंतरिती या वसीयतदार को अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा जाए तो ऐसे सुखाचार जो होंगे वो प्राप्त होंगे। तो दूसरे पॉइंट में ये एग्जैक्टली सुखाचार के सदृश बात की जाती है। एक पहले पॉइंट में सुखाचार की बात होगी, पहले, तीसरे और पांचवें पॉइंट में सुखाचार की बात होगी, दूसरे, चौथे और छठे पॉइंट में सुखाचार के सदृश की बात होगी। अब तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, यदि अंतरण या वसीयत की विषय वस्तु में सुखाचार अंतरक या वसीयतकर्ता की अन्य स्थावर संपत्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक है, तो अंतरक या वसीयतकर्ता का विधिक प्रतिनिधि ऐसे सुखाचार का हकदार होगा। अब क्या हुआ, उलट गया मामला। जमीन वही है, खा और का दो जमीनें हैं, रोड खा के बगल में है। हुआ क्या है, जमीन अंतरित या वसीयत कर दी गई है, का जमीन। अब चूंकि का जो अंतरक है या फिर वसीयत करता, ये खा जमीन जो है वो अंतरित कर दी गई है, और का किधर रह रहे हैं, का संपत्ति का संपत्ति पर अंतरक या विधिक प्रतिनिधि रह रहे हैं। तो जो अंतरक हैं या विधिक या अंतरक हैं या उनके या वसीयत करता हैं, उनके विधिक प्रतिनिधि क्या होंगे। मान लीजिए अंतरक और विधिक प्रतिनिधि जो अंतरक से या वसीयत करता थे वो खत्म हो गए, तो उनके जो विधिक प्रतिनिधि हैं वो खा जमीन से ही होकर रोड पर जा सकते हैं। तो ऐसे अंतरक या वसीयतकर्ता के विधिक प्रतिनिधि को ये सुखाचार प्राप्त होगा कि वो खा जमीन को इस्तेमाल करके रोड पर जा सकें। ये कहलाता है आवश्यकता का सुखाचार। चौथे पॉइंट में सुखाचार के सदृश घटना बता दी जाएगी कि जब ऐसी संपत्ति जो कि अंतरित की गई थी या वसीयत की गई थी और उस वक्त प्रकट और सतत सुखाचार क्या था, प्राप्त था। ऐसे हालात थे कि बिना खा की संपत्ति को इस्तेमाल किए रोड पे नहीं जा सकता, तो ऐसे अंतरक या वसीयत जब प्रभावी हुई थी, तो ऐसे अंतरक या वसीयतकर्ता का विधिक प्रतिनिधि जब तक कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार होगा। ये हो गया इसी का सुखाचार का सदृश। पांचवा पॉइंट आवश्यकता के सुखाचार से संबंधित है। कोई पांचवें पॉइंट में ये बात बताई गई है, मान लीजिए कोई संयुक्त संपत्ति है और उस संयुक्त संपत्ति मान लीजिए 4 भाई हैं, ए बी सी डी, और डी के साइड में रोड है। तो ए को बी की संपत्ति यूज करके, बी का कुछ हिस्सा यूज करके, बी को सी का कुछ हिस्सा यूज करके, और सारे ए बी सी को डी का कुछ हिस्सा जमीन का इस्तेमाल करके साइड से होके रोड पर जा सकते हैं, क्योंकि उधर कोई रोड नहीं है। तो हुआ क्या, बंटवारा हो गया इन ए बी सी डी में। तो ए बी सी डी, ए बी सी, इन सबको क्या होगा, डी की भूमि पर से जाने का सुखाचार प्राप्त होगा। कहने का मतलब है एक संयुक्त संपत्ति थी, उसके अंशों में उसको डिवाइड कर दिया गया, तो अन्य सारे अंश के जो व्यक्ति होंगे वो डी की संपत्ति पर से जाने का सुखाचार प्राप्त करेंगे। ये कहलाएगा आवश्यकता का सुखाचार। छठे पॉइंट में बता दिया जाएगा आवश्यकता के सदृश सुखाचार। कहने का मतलब है अगर ये सुखाचार प्रकट और सतत है और उस वक्त भी ये मौजूद था जबकि संपत्ति का विभाजन हुआ था, अंशों में जब ये संपत्ति विभाजित हुई थी उस वक्त भी ऐसा सुखाचार प्रकट और सतत था, तो हर हाल में ये अधिकार ए बी सी को डी की संपत्ति पर से जाने का सुखाचार कहलाएगा। फिर हम देखते हैं, हमने जो भी पढ़ा है, जो खंड 1 है और 3 है और 5 है, खंड 1, 3 और 5 की बातें क्या कहेंगी, कहलाएंगी सुखाचार कहलाएंगी, और आवश्यकता के सुखाचार, मतलब ये सारे सुखाचार
आवश्यकता के सुखाचार कहलाएंगे। अब बात को समझ ले, हमने कहा था आपको धारा 15 और 16 बताएंगे। धारा 15 कहती है सुखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन। चिरभोग कितने दिन का होता है? अगर बिना रुकावट के आप 20 साल तक किसी संपत्ति को यूज कर रहे हैं तो ऐसा उपभोग या उपयोग संपत्ति का चिरभोग कहलाएगा। चिरभोग का मतलब है बिना किसी रुकावट के 20 साल तक आप अगर संपत्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? चिरभोग द्वारा सुखाचार प्राप्त कर लेंगे। और अगर मामला सरकार की संपत्ति का है तो ये 20 साल का अवधि जो है 30 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है सरकारी संपत्ति पर चिरभोग का अधिकार आप 30 साल के अंदर प्राप्त करते हैं, ना कि 20 साल के अंदर। फिर एक धारा 17 होती है कि धारा 17 बताती है भारतीय सुखाचार अधिनियम की कि अधिकार जो चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकते। बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो चिरभोग द्वारा अर्जित आप नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसे एक तो कोई अगर मान लीजिए विनाशकारी संपत्ति और विनाश हो गया है उसका, तो ऐसा सुखाचार आप चिरभोग द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। जमीन के खुले स्थल के रूप में प्रकाश या वायु का अबाध मार्ग का अधिकार आप चिरभोग द्वारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आप घर बनाया आपने और आप वायु और प्रकाश पा रहे थे, लंबे समय से पा रहे थे क्योंकि आपके आसपास में कोई घर बना हुआ नहीं था। तो अब अगर आपके बगल में कोई ऊंचा घर बना लेता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ रोशनी नहीं आ रही, हमारे यहाँ प्रकाश नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ वायु की दिक्कत हो रही है। तो ऐसा चिरभोग द्वारा आप अर्जन अधिकारों का नहीं कर सकते। फिर कोई अगर तलवर्ती जल है, जो जल जमीन के नीचे चला गया है या पोखरों में है या भूमिगत जल है, ऐसे सारे जल को आप क्या कर सकते हैं? चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं कर सकते। तो ये तमाम बातें थी जो धारा 17 में बताई गई थी, जिनमें बताया गया कि ऐसे अधिकार जो चिरभोग द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकते। अब धारा 17 के बाद आ जाएगी धारा 18, रूढ़िक सुखाचार। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है। इसको लिखना वर्ड में इतना है कि वो सुखाचार जो किसी स्थानीय रूढ़ि के आधार पर अर्जित किया जा सकेगा वो सुखाचार रूढ़िक सुखाचार कहलाता है। दृष्टांत इसका इंपॉर्टेंट है। किसी गांव की रूढ़ि के अनुसार ऐसी प्रथा है वहां पर कि गांव की भूमि का उपयोग प्रत्येक खेतीदार उस हैसियत में सामान्य चारागाह पर अपने पशुओं को चराने का हकदार है। कहने का मतलब है एक गांव है जिसमें एक चरागाह है, उस चरागाह पर वही लोग पशु चरा सकते हैं जो वहां पर खेती करते हैं। कोई अन्य व्यक्ति का है जो उस गांव में बिना जोती हुई भूमि को खरीदता है प्लॉट के रूप में, और अब उस प्लॉट पर जोतता है उस प्लॉट को और खेती करता है। कहने का मतलब अब वो खेती करने के योग्य हो गया, इसलिए वो चरागाह पर अपने पशुओं को चराने का सुखाचार अर्जित कर लेगा। इसको कहते हैं रूढ़िक सुखाचार। फिर धारा 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आती है एग्जैक्टली। इसमें बताया गया है सुखाचारों की वृद्धि या सुखाचार की वृद्धि। तो आप किसी भी सुखाचार की वृद्धि, चाहे आप अधिष्ठायी स्वामी हो या किसी अन्य प्रकार के स्वामी हो, यूजली धारा 29 में अधिष्ठायी स्वामी की बात हुई है कि अधिष्ठायी स्वामी क्या कर सकता है? अधिष्ठायी संपत्ति में परिवर्तन या परिवर्धन करके सुखाचारों में वृद्धि नहीं कर सकता। कहने का मतलब है आपने कोई संपत्ति है आपकी, तो आपने उस संपत्ति, अधिष्ठायी स्वामी है आप उस संपत्ति के, उसमें आपने कुछ परिवर्तन या परिवर्धन कर दिया है, तो उस परिवर्तन या परिवर्धन के बाद आप क्या कर सकते हैं? सुखाचारों में वृद्धि नहीं कर सकते। अगर आपने संपत्ति को मॉडिफाई कर लिया है या कुछ भी कर लिया है तो आप उस संपत्ति में मतलब सुखाचारों में वृद्धि नहीं कर सकते। इसको एक दृष्टांत से समझ लीजिए। दृष्टांत की बता देते हैं कि कोई मिल का स्वामी है और उस मिल को वो अब और बहुत सारी मशीनरियां बढ़ा लेता है, बहुत सारी मशीनरियां लगा लेता है। पहले कुछ मशीनरी थी, अब उसके पास ज़्यादा मशीनरी हो गई, तो मशीनरी ज़्यादा होने से उसका मतलब आउटलेट पानी का बढ़ गया। तो चूँकि संपत्ति उतनी है, उसने मशीनें बढ़ा ली, तो
वो आउटलेट जो पानी का है उसमें वृद्धि कर रहा है, मगर उससे वो सुखाचारों में वृद्धि नहीं कर सकता। मतलब उसके जो पाइप उसने पहले डाला हुआ था या नाली थी, तो जो जो चौड़ाई नाली की पहले थी अभी भी वही रहेगी। वो ये नहीं कह सकता कि हमने अब मशीनें बढ़ा ली इसलिए हमारा पानी कंपनी से ज़्यादा निकल रहा है, अब हमको ज़्यादा चौड़ा रास्ते की नाली चाहिए। तो इस तरह से वो सुखाचार, नाली का सुखाचार जो है उसको उतना ही मिलेगा जितना उसकी संपत्ति के लिए था। ठीक, तो इस तरह से सुखाचारों की वृद्धि नहीं की जा सकती। फिर धारा 32 मेंस में आती है, इसमें कहा गया है निर्विंद उपयोग का अधिकार। कोई भी अधिष्ठायी संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रुकावट के बिना किए बिना सुखाचारों का उपयोग करने का हकदार होता है। अगर आप अधिष्ठायी संपत्ति रखते हैं, अधिष्ठायी स्वामी है, तो आपको अधिकार है कि आप क्या करें, बिना किसी रुकावट के उन सुखाचारों का उपयोग करें। सॉरी, इसको ऐसे कर लेते हैं। दृष्टांत से समझ लें। एक घर के स्वामी के रूप में काको खा की भूमि पर मार्ग अधिकार प्राप्त है। ठीक, गा क्या करते हैं, विधि विरुद्ध रूप से खाकी भूमि पर प्रवेश करते हैं और इस प्रवेश द्वारा का को जो उसको मार्ग अधिकार प्राप्त था उसको बाधित करते हैं। तो का को क्या है, का गा पर प्रवेश के लिए तो मना नहीं कर सकता क्योंकि वो भी आ सकता है, मगर का को जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं गा, इसके लिए वाद ला सकता है क्योंकि का को निर्बंध बिना किसी रुकावट के प्रवेश का अधिकार था और गा उसमें दिक्कत कर रहे हैं, तो गा पर क्या करते हैं, का प्रतिकर के लिए वाद ला सकते हैं। फिर धारा 33 कहलाती है सुखाचार में विंद के लिए वाद। अगर अभी बात हुई कि अधिष्ठायी संपत्ति में किसी हित का स्वामी या किसी संपत्ति का अधिभोगी सुखाचारों में विंद के लिए, रुकावट के लिए प्रतिकर के वास्ते वाद संस्थित कर सकेगा, परंतु कब वाद लाएगा, परंतु वाद तब लाया जाएगा जब वादी को विंद से वास्तव में पर्याप्त नुकसान हुआ हो, तभी आप वाद ला सकते हैं। अगर आपको पर्याप्त नुकसान नहीं हुआ है या वास्तव में नुकसान नहीं हुआ है तो आप कोई वाद नहीं ला पाएंगे। धारा 35 भारतीय सुखाचार अधिनियम की कहती है विंदों को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश। अगर कोई रुकावट पैदा कर रहा है, विंद पैदा कर रहा है, तो उसको अवरुद्ध करने के लिए आप व्यादेश प्राप्त कर सकते हैं। कब, दो कंडीशंस हैं। पहली बात, अगर सुखाचार में वास्तव में विघ्न हो रहा है। दूसरी बात, यदि विघ्न को की केवल धमकी दी गई है या इस आशय से धमकी दी गई है कि आपके काम को, आपकी जो अनिवार्य सुखाचार हैं उनमें रुकावट आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, विघ्नों को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश की मांग कर सकते हैं, आपको अधिकार है। फिर ये एक बात कंप्लीट हो गई आपकी। अब आपका अध्याय 5 शुरू होगा। अध्याय 5 में सुखाचारों का निर्वापन है, निलंबन है और पुनः प्रवर्तन है। ये अध्याय 5 है जो कि धारा 37 से लेकर आगे तक चलेगा, 51 तक चलेगा। तो धारा 37 से लेकर धारा 48 तक सुखाचारों का निर्वापन बताया गया है। निर्वापन होता है समाप्त हो जाना, एक्सटिंक्शन कहते हैं इसको, समाप्ति। किसी चीज़ की समाप्ति को एक्सटिंक्शन कहेंगे या निर्वापन कहेंगे। इसमें आपको याद रखना है क्योंकि बड़ा टॉपिक है। कभी HJS मेंस 2018 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था कि सुखाचारों का निर्वापन, निलंबन और पुनः प्रवर्तन पर आप नोट्स लिखिए।
तो चूंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सारी हेडिंग पता होना चाहिए। जैसे धारा 37 जो है भारतीय सुखाचार अधिनियम की, ये कहलाती है अनुसेवी स्वामी के अधिकार के विघटन द्वारा निर्वापन। अगर अनुसेवी स्वामी जो है, अनुसेवी स्वामी के बारे में हम बता चुके हैं, उसने अपने अधिकारों का विघटन कर दिया है तो वो उसका सुखाचार अपने आप ही निर्वापित हो जाएंगे। धारा 38 कहती है अधिष्ठायी स्वामी के निर्मुक्ति द्वारा निर्वापन। अगर अधिष्ठायी स्वामी है, उसने अपने अधिकारों की निर्मुक्ति कर दी है, रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उसके सुखाचार अपने आप ही निर्वापित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मकान मालिक है, अधिष्ठायी स्वामी है, वो अपना कमरा किराए पे दे देता है, तो अब उसके क्या हुए हैं, उसने अपने सुखाचारों को निर्मुक्त कर दिया है, इसलिए उसका सुखाचार उस कमरे के लिए निर्वापित हो गया उस समय के लिए, उस समय तक जब तक कि वो किराए पर दिए हुए है। धारा 39 कहलाती है अनुसेवी स्वामी के प्रतिसंहरण द्वारा निर्वापन। अगर कोई अनुसेवी स्वामी है और वो अपने अधिकारों का प्रतिसंहरण कर रहा है तो ऐसा प्रतिसंहरण क्या कहलाएगा, प्रतिसंहरण द्वारा उसके सुखाचार निर्वापित हो जाएंगे। धारा 40 कहलाती है सीमित कालावधि की समाप्ति पर निर्वापन। सीमित कालावधि का मतलब क्या होगा कि अगर आप क्या करें, किसी अपने सुखाचार को एक लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके सुखाचार अपने आप ही निर्वापित हो जाएंगे। फिर धारा 41 है आवश्यकता की समाप्ति पर निर्वापन। कोई आपको अधिकार था, आवश्यकता के अनुसार आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो जैसे ही आपकी आवश्यकता खत्म होगी आपका सुखाचार भी निर्वापित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आ जाइए आप धारा 42 में अनुपयोग सुखाचार का निर्वापन। अनुपयोग का मतलब होता है अगर आप किसी संपत्ति को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपके सुखाचार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। अब धारा 43 और 44 इंपॉर्टेंट है। अधिष्ठायी, धारा 43 कहलाती है अधिष्ठायी संपत्ति में स्थायी परिवर्तन द्वारा निर्वापन। कोई अधिष्ठायी संपत्ति है और उसमें स्थायी परिवर्तन हो गया है, मान लीजिए कोई जलधारा है और वहां से होकर निकलने लगी, तो आपके सुखाचार अपने आप निर्वापित हो जाएंगे। धारा 44 भी इसी से संबंधित है। महत्तर शक्ति द्वारा अनुसेवी संपत्ति के स्थायी परिवर्तन पर निर्वापन। कोई महत्तर शक्ति, जैसे अभी हमने बताया जलधारा, ऐसी शक्ति द्वारा अगर अनुसेवी संपत्ति के में स्थायी परिवर्तन हो जाता है तब भी सुखाचार अपने आप ही निर्वापित हो जाएंगे। धारा 45 इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया दोनों में से किसी भी संपत्ति के विनाश द्वारा निर्वापन। चाहे अनुसेवी संपत्ति हो चाहे अधिष्ठायी संपत्ति हो, अगर वो विनाश बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है, तो सुखाचार अपने आप ही निर्वापित हो जाते हैं। फिर आती है धारा 46 स्वामित्व की एकता से निर्वापन। स्वामित्व की एकता का क्या मतलब है कि मान लीजिए दो स्वामी थे और दो स्वामी में से क्या हुआ, वो संपत्ति मान लीजिए पहले किराएदार थे, फिर उन्होंने क्या किया, ज़मीन उसी किराएदारी के चलते हुए संपत्ति को खरीद लिया, तो क्या हुआ, किराएदारी और स्वामी एक ही हो गए। तो स्वामित्व की एकता मतलब अब सब स्वामी भी एक है, संपत्ति भी एक है, तो जो दो अधिकार थे वो एक ही में मिल गए, इसलिए स्वामित्व की एकता द्वारा क्या हुआ, जो किराएदार के अधिकार वगैरह थे वो अपने आप ही निर्वापित हो गए। फिर अनुपभोग द्वारा निर्वापन। यहाँ पर अनुपभोग का मतलब है जिसको इस्तेमाल ना कर रहे हो। अगर आप क्या करें 20 साल तक बिना रुकावट के या 20 साल की अवधि तक किसी संपत्ति को उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके जो सुखाचार हैं वो अपने आप ही निर्वापित हो जाएंगे। फिर धारा 48 है समअनुषंगिक अधिकारों का निर्वापन। समअनुषंगिक का मतलब होता है किसी से लगे हुए। समअनुषंगिक मतलब किसी से लगे हुए, जैसे कोई संपत्ति थी उससे संबंधित जो अधिकार थे वो सारे के सारे सुखाचार थे, तब आप चूंकि संपत्ति के स्वामी नहीं रहे तो उससे संबंधित सुखाचार भी आपके सुखाचार नहीं रहे, सुखाचारों का इस्तेमाल करने का भी अधिकार आपको नहीं रहा। फिर धारा 49 है सुखाचारों का निलंबन।
ये ध्यान से समझ लें, सुखाचार कब निलंबित हो जाते हैं। पहले 2 लाइनें अच्छे से ऐसे ही लिखना है जैसे हमने लिखी हैं कि जब अधिष्ठायी स्वामी अनुसोवी संपत्ति पर उसमें सीमित हित के लिए कब्जे का हकदार हो जाता है, या जब अनुसेवी स्वामी अधिष्ठायी संपत्ति पर उसमें सीमित हित के लिए कब्जे का हकदार हो जाता है, तब सुखाचार निलंबित हो जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे आपने मकान कोई किराए पे दे दिया, मकान का कोई हिस्सा, तो हुआ क्या, हालांकि आप अधिष्ठायी स्वामी हैं, मगर आपने क्या किया, किराएदार को, अनुसेवी स्वामी को वो ज़मीन या वो कमरा या वो पार्ट मकान का किराए पर दे दिया है, तो वो अनुसेवी स्वामी है। तो आप क्या हुआ, जब तक वो किराएदार रहेगा तब तक आपके क्या हुआ, उसमें हित नहीं है, आपके हित सीमित हो गए हैं, क्योंकि अनुसेवी स्वामी कब्जे का हकदार हो चुका है। अब आप मकान मालिक होने के नाते उसके कमरे में जो किराएदार ने लिया हुआ है वहाँ पर आपके अधिकार नहीं बचे हैं, आप उसमें नहीं घुस सकते, आप उसमें नहीं जा सकते। इस तरह से आपके जो सुखाचार हैं वो तब तक के लिए, जब तक आपने मकान का कोई हिस्सा किराए पर उठाया हुआ है, सुखाचार क्या हुए, निलंबित हो चुके हैं। अभी आप ये नहीं कह सकते कमरा तो मेरा ही है, आप किराए पर रह रहे हो तो क्या हुआ, अब कमरा चूंकि उसका है क्योंकि वो किराए पर रह रहा है, क्योंकि वो अनुसेवी स्वामी है, तो आपके हित सीमित हो चुके हैं, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। धारा 51 कहती है सुखाचारों का पुनः परिवर्तन। पुनः परिवर्तन किस तरह से होता है, अभी हमने 2 धाराएं पढ़ी थी। एक थी धारा 45, जिसमें कहा गया था, धारा 45 में कहा गया था कि दोनों में से किसी भी संपत्ति का विनाश द्वारा निर्वापन। हुआ क्या था, कोई संपत्ति विनाशित हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, तो सुखाचार क्या हुए थे, निर्वापित हो गए थे। अब क्या हुआ है, वो संपत्ति जो नष्ट हुई थी वो 20 साल की समाप्ति से पहले किसी जलोढ़ द्वारा या जल की द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा पुनः स्थापित हो गई है जो संपत्ति है, तो आप सुखाचारों का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखाचारों का पुनः परिवर्तन हो जाएगा। या फिर नष्ट हुई संपत्ति भवन है और उस भवन पर क्या हुआ, आपने 20 साल के भीतर पुनर्निर्माण कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुखाचारों का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखाचार पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से धारा 46 थी। धारा 46 में क्या हुआ था, 2 स्वामी का स्वामित्व एक में हो गया था। अब क्या हुआ, तो ये स्वामित्व एक हो गया था तो सुखाचार निर्वापित हो गए थे। अब क्या हुआ, धारा 46 के अंदर जो निर्वापित सुखाचार हैं पुनः परिवर्तित हो जाएंगे अगर किसी वसीयत द्वारा या अनुदान द्वारा या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी डिक्री पारित कर दी जाए कि वो जो स्वामित्व हैं वो अलग अलग हो जाएं। कोई वसीयत कर दे या कोई ऑर्डर आ जाए कि नहीं भाई दोनों स्वामी अलग अलग हैं, इन्होंने जो किराएदार थे इन्होंने मकान खरीदा नहीं था, ये झूठ बोल रहे थे, न्यायालय ये ऑर्डर कर दे कि ये किराएदार ही है, मकान मालिक है और ये अभी भी किराएदार है, ये मकान मालिक नहीं है। तो ऐसा ऑर्डर अगर आ जाएगा तो किराएदार को अपने अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, मकान मालिक को अपने हो जाएंगे अधिकार प्राप्त। इसको कहेंगे सुखाचारों का पुनः परिवर्तन। फिर धारा 52 पर आ जाइए, जो कि इस एक्ट का लास्ट पोर्शन है, अध्याय 6 में आती हैं अनुज्ञप्तियाँ। ये धारा 52 से लेकर धारा 64 तक चलेंगी, ये लास्ट पोर्शन है इस एक्ट का। अनुज्ञप्ति या लाइसेंस की परिभाषा बताई गई है धारा 52 में। लाइसेंस होता क्या है, लाइसेंस कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों को ऐसा अधिकार का अनुदान करता है जो अनुदानकर्ता की स्थावर संपत्ति में या उस पर कोई ऐसी बात करने या करते रहने के लिए जो ऐसे अधिकार के अभाव में विधि विरुद्ध होगी, तो और ऐसा अधिकार क्या हो, सुखाचार ना हो या संपत्ति में हित नहीं रखता हो वहाँ ऐसा अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है। कहने का मतलब है आपकी कोई ज़मीन है, आप किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों का अनुदान कर देते हैं कि ये अधिकार हम अनुदान में आपको दे रहे हैं, ये आप ज़मीन इस्तेमाल करिए। हालांकि
इस ज़मीन को इस्तेमाल करने का आपको सुखाचार प्राप्त नहीं है, ना ही आपको कोई हित मिल रहा है, सिर्फ आपको ऐसी संपत्ति के अधिकारों का उपयोग करने का अनुदान किया जा रहा है। अगर हम आपको ऐसा अनुदान ना करते अधिकारों का, तो आप ऐसी संपत्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इन अधिकारों के अनुदान द्वारा आप उस संपत्ति को इस्तेमाल करने के हकदार हैं, अधिकार हो गया आपको ऐसी संपत्ति इस्तेमाल करने का। तो ऐसा अनुदान द्वारा अधिकारों का प्रदान किया जाना अनुज्ञप्ति कहलाता है। धारा 56 कहती है कि भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 56 है ये, अनुज्ञप्तियां कब अंतरणीय होंगी। सामान्यतः जो अनुज्ञप्ति होती है वो अंतरित नहीं की जाती हैं जब तक कि आप अपने आशय से अभिव्यक्ति द्वारा ऐसा ना करें। तो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में उपस्थित होने की अनुज्ञप्ति को अंतरित कर सकता है कौन? अनुज्ञप्तिधारी। और इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित होने के अलावा किसी भी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्तिधारी अंतरित नहीं कर सकता। और ना ही कोई अनुज्ञप्ति के मतलब इस जैसा कि बताया गया है, इसके अलावा ना ही अनुज्ञप्ति संपत्ति को कोई और व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित होने की जो अनुज्ञप्ति है उसको अंतरित किया जा सकता है, या अनुज्ञप्तिधारी के अलावा भी अन्य व्यक्ति ऐसी भूमि पर आ सकते हैं, अपना कार्यकलाप वगैरह कर सकते हैं। धारा 60 कहती है अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहरणीय होगी। प्रतिसंहरण कहते हैं समाप्त हो जाने को। तो अनुज्ञप्ति क्या होगी? अनुदानकर्ता द्वारा प्रतिसंहरित की जा सकेगी। कौन करेगा अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण? अनुदानकर्ता कर सकेगा। कब कर सकेगा? दो कंडीशन में कर सकेगा। पहली है वो संपत्ति के अंतरण से संबंध ना हो और ऐसा अंतरण प्रभावशाली ना हो। कहने का मतलब है जो अनुज्ञप्ति क्या हुई है, जिस अनुज्ञप्ति के संबंधित संपत्ति अंतरित की गई थी वो अंतरण प्रभावशाली ना हो, तो ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण किया जा सकता है अनुदानकर्ता द्वारा। दूसरी बात, अनुज्ञप्तिधारी जिसने अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी उसने अनुज्ञप्ति जो उसने प्रदान की थी उसके आधार पर कार्य नहीं किया है, कोई स्थायी प्रवृत्ति का कोई कार्य संपादित ना किया हो, तो ऐसी दो अवस्थाओं में अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण हो सकेगा। फिर आ जाइए धारा 52 पर। अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहरण समझी जाएगी। प्रतिसंहरण कब समझी जाएगी ये बताई गई धारा 62 में। बाद दो बातें इसमें भी आपको, दो से प्रतिसंहरणीय ज़्यादा पॉइंट है इसमें। यहीं पर हम लोगों का आज का ये आखिरी धारा है, अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहरण समझी जाएगी। तो निम्नलिखित दशाओं में अनुज्ञप्ति जो होती प्रतिसंहरण समझी जाती है, समाप्त समझी जाती है। पहली बात, जब अनुदानकर्ता का अनुज्ञप्ति से प्रभावित संपत्ति में कोई हित ना हो। कोई अनुदानकर्ता ऐसा अपने आप हित ना रखता हो और उसने किया हो अनुज्ञप्ति संपत्ति का अनुज्ञप्ति कर दी हो संपत्ति की, तो ऐसी संपत्ति क्या होगी? प्रतिसंहरण समझी जाएगी। दूसरी बात है जब अनुज्ञप्तिधारी ने उसे अनुदानकर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में निर्मुक्त कर दिया हो। तीसरी बात है जब अनुज्ञप्ति किसी सीमित कालावधि के लिए की गई हो, तब उस कालावधि के समाप्त हो जाने पर। चौथी बात है जहां अनुज्ञप्ति से प्रभावित संपत्ति नष्ट हो जाती है, मतलब जिसका अनुज्ञप्ति की गई थी वो संपत्ति ही नष्ट हो जाए, तो अपने आप ही अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरण समझी जाएगी। पांचवी बात है जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति से प्रभावित संपत्ति का पूर्ण स्वामी हो जाए, जैसे किराएदार था अब वो मकान मालिक हो गया, तो अनुज्ञप्ति जो होगी वो अपने आप ही प्रतिसंहरण हो जाएगी। छठी बात है जहां अनुज्ञप्ति किसी विशेष प्रयोजन के लिए अनुदित की जाती है, तब उस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर। सातवीं बात है जब अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को उसकी पदीय हैसियत में अनुदत्त की गई हो और उसके पद की समाप्ति पर। मान लीजिए जो जज हैं या कोई एपीओ हैं, इनको मकान दिया जाता है, अब उनका पद ही ना रहे तो या ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसी अनुज्ञप्ति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी।
8वीं बात है, जहां अनुज्ञप्ति से प्रभावित संपत्ति का 20 वर्ष की अटूट कालावधि तक कोई प्रयोग, अगर आप 20 साल तक कोई संपत्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अनुज्ञप्ति अपने आप ही प्रसनर समझ ली जाएगी। नवीं और आखिरी बात है, अनुषंगिक अनुज्ञप्ति की दशा में वो हित या अधिकार जिससे वो अनुषंगिक अस्तित्व में नहीं है। कहने का मतलब है जिस संपत्ति से संबंधित ऐसे अधिकार प्राप्त थे जो कोरिलेटेड थे, तो अब चूंकि आप उस संपत्ति के मेन अधिकारी नहीं रह रहे हैं तो समन्वयिक अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हमने अपना नाम दे दिया है, चैनल का नाम @लॉ क्लासेस ऑफ बाई फिरोज सर। अगर आप डायरेक्ट फिरोज सर डालिए यूट्यूब पे, आप हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई असुविधा हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। बहुत जल्द PCSJ की वैकेंसी आने वाली है। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हमने PCSJ मेंस और प्री का मैटर दे रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है सारे सब्जेक्ट की। लाइन से आप चलते चले जाएंगे, सारी आपको मैटर मिलता चला जाएगा, सारे सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट लगी हुई मिल जाएगी। फिर भी असुविधा हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, सारे वीडियो के साथ ये हैंड रिटन नोट्स का PDF है, लेटेस्ट PDF है, लेटेस्ट केस लॉज दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर हमने लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज दिए हुए हैं। इसीलिए इस मैटर को आप सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। आ गया बवाल।